हेलो क्लास। आज हम लोग चर्चा करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द एल्बो। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी एग्जामिनेशन ऑफ द शोल्डर। तो हम एल्बो पे चर्चा करेंगे, एल्बो के एग्जामिनेशन पे। द एल्बो इज अ हिंज जॉइंट कंप्राइजिंग थ्री मेन आर्टिकुलेशन, नेमली। कोहनी क्या है? एक हिंज जॉइंट है जिसमें तीन मुख्य जोड़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हिम्ब्रो अल्नर जॉइंट, दूसरा है हिम्ब्रो रेडियल जॉइंट, तीसरा है रेडियो अल्नर जॉइंट। यानी तीन बोन होती हैं आपके शोल्डर से एल्बो तक होती है ह्यूमरस बोन, और नीचे अल्ना और रेडियस होती हैं। इन तीनों को जोड़ के तीन जॉइंट बना दिए हैं। ह्यूमरस अल्ना के साथ मिलती है तो हिम्ब्रो अल्नर जॉइंट, ह्यूमरस रेडियल के साथ मिलती है तो हिम्ब्रो रेडियल जॉइंट, और रेडियस अल्नर के साथ मिलती है तो रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, तो ये तीन जॉइंट एल्बो पे होते हैं। इंस्पेक्शन, निरीक्षण। अब इसका निरीक्षण कैसे करेंगे? इंस्पेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट इज बाई मीन्स ऑफ ऑब्जर्विंग द कैरिंग एंगल, स्वेलिंग एंड स्केर्स। कोहनी के जोड़ का निरीक्षण कैरिंग एंगल, सूजन और निशान को देखकर किया जाता है। उसका सूजन और उसका निशान देख के किया जाता है। When the elbow joint is extended in the normal anatomic position with the palms facing anteriorly and anteriorly, the longitudinal axis of the forearm is at a slight valgus lateral deviation to the longitudinal axis of the arm। जब कोहनी के जोड़ को सामान्य एनाटॉमिक स्थिति में सीधा रखा जाता है तो हथेलियां सामने की ओर होती हैं। ये एनाटॉमिकल पोजीशन है इसकी शरीर की। तो फोर आर्म की लंबाई वाली धुरी, यही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होती है फोर आर्म की, आर्म की लंबाई वाली धुरी से थोड़ी वल्गस यानी बाहर की ओर झुकी होती है। एल्बो कैसी होती है? जब सीधा होते हैं तो बाहर की तरफ होती है थोड़ी। दिस इज नाउ एज द कैरिंग एंगल ऑफ द एल्बो विच इज नॉर्मली 5 डिग्री इन मेल्स एंड बिटवीन 10 and 15 in females, as it allow for the elbow to fit into the depression at the waist immediately above the iliac crest। इसे कोहनी का कैरिंग एंगल कहा जाता है। यह पुरुषों में सामान्य रूप से 5 डिग्री और महिलाओं में 10 to 15 के बीच होता है, क्योंकि ये कोहनी को कमर पर इलियक क्रेस्ट के ठीक ऊपर बने गड्ढे में फिट होता है। इलियक क्रेस्ट के ऊपर बने हुआ गड्ढे में ठीक फिट होता है, फिट होने में मदद करता है। क्यूबिटस वल्गस अकर्स when this carrying angle is increased to more than normal, as is epiphyseal injuries of the lateral condyle, which usually presents as a delay, ulnar nerve palsy due to gradual stretching of the ulnar nerve। क्यूबिस वल्गस तब होता है जब ये कैरिंग एंगल सामान्य से अधिक होता है, यानी ये एंगल बढ़ जाता है, यानी ये ज़्यादा बाहर की तरफ और निकल गया। जैसे कि लेटरल कोंडाइल की एपिफिशियल चोट में यह आमतौर पर अल्नर नर्व के धीरे धीरे खींचने के कारण देरी से होने वाली अल्नर नर्व पाल्सी के रूप में सामने आता है। यानी अल्नर नर्व पाल्सी हो जाती है तो ये धीरे धीरे बाहर की तरफ हो जाता है।
क्यूबिस नर्व इज सीन व्हेन द carrying angle is less than normal with deviation of the forearm medially behind the body. क्यूबिस वारस तब देखा जाता है जब कैरिंग एंगल सामान्य से कम होता है और फोर आर्म शरीर के पीछे की ओर अंदर की तरफ मुड़ जाता है इट इज आल्सो कॉल्ड द गन स्टॉक डिफॉर्मिटी विच इज कॉमनली कॉज बाई अ malunited supracondyle fracture or the distal humerus in a child. इसे गॉनस्टॉक विकृति भी कहा जाता है, डिफॉर्मिटी कहा जाता है। आमतौर पर बच्चों में डिस्टल ह्यूमरस के सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर के गलत तरीके से जुड़ने के कारण होता है। This deformity is more frequently seen than the cubitus valgus deformity. इस डिफॉर्मिटी को क्यूबिटस वल्गस डिफॉर्मिटी की तुलना में अधिक बार देखा जाता है। Swelling around the elbow joint may be localized or diffuse in nature. कोहनी के जोड़ के आसपास सूजन एक खास जगह पर सीमित या फैली हुई डिफ्यूज हो जाती है। It may be localized as in case of olecranon bursitis where it is limited by the वर्सा। यह सीमित हो सकती है जैसे ओलेक्रानोन वर्साइटिस के मामलों में, जहां यह वर्षा तक ही सीमित रहती है। ट्रामा टू द एल्बो में रिजल्ट इन डिफ्यूज स्वेलिंग अराउंड द एल्बो जॉइंट एंड आर्म एंड अपर फोर आर्म। कोहनी पर चोट लगने से कोहनी के जोड़, बाहां और फोर आर्म के ऊपरी हिस्से में फैली हुई सूजन हो सकती है। यानी जब चोट लग जाएगी तो फोर आर्म और फोर आर्म में सूजन हो सकती है। इन बोथ दीज केस द क्रीसिस ऑफ द एल्बो आर लॉस्ट। इन दोनों ही मामलों में कोहनी की सिलवटें गायब हो जाती हैं। जब सूजन आती है तो जो कोहनी में सिलवट होती हैं, यानी जो स्किन हमको लूज दिखती है, वो कैसी है, टाइट हो जाती है, मतलब सीधी हो जाती है, फ्लैट। फिर ये हमको जो सिलवटें हैं वो नहीं दिखती हैं। स्कर्स में भी सीन in the anterior aspect of the elbow joint over the cubital region due to repeated needle pricks including by drug addicts। बार बार सुई चुभने जैसे नशीली दवाओं के आदी लोगों में के कारण कोहनी के जोड़ के सामने वाले हिस्से क्यूबिटल क्षेत्र पर निशान देखे जा सकते हैं। तो जैसे जो लोग ड्रग लेते हैं तो बार बार एल्बो के पास ही यहीं पे नर्व वेंस मिलती है, तो यहाँ से वो जब दवाई लेते हैं तो बार बार यहाँ पे पिंच करते हैं। जब पिंच करते हैं तो वहाँ पे वैसा निशान भी देखने को मिल सकते हैं, सुई चुभने जैसे निशान। पल्पिटेशन, परीक्षण, स्पर्श परीक्षण, पल्पेशन इज कैरिड आउट बाई बोनी पल्पेशन फॉलो बाई सॉफ्ट टिश्यू पल्पेशन। स्पर्श परीक्षण यानी हड्डी को टच करके उसका परीक्षण किया जाता है, उसको छूकर। स्पर्श परीक्षण पहले हड्डियों को छूकर और फिर कोमल ऊतक को छूकर किया जाता है। यानी पहले हड्डी को छूते हैं, वो
हार्ड टिश्यू है, फिर सॉफ्ट टिश्यू को टच किया जाता है। क्रेपिटस इज लोकलाइज्ड बाई बोनी पल्पेशन एंड इज सीन इज osteoarthritis and fracture which may be synovial or bursal in origin। हड्डियों को छूने पर क्रेपिटस यानी चरमराहट की आवाज़ या एहसास का पता चलता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और फ्रैक्चर में देखा जाता है। इसका कारण साइनोवियल या वर्षा से जुड़ी समस्या से हो सकता है, यानी जैसे हड्डी टूट जाती है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। जब हड्डी को पकड़ते हैं, टच करते हैं, तो उसमें चरचराहट की आवाज़, जैसे दरवाज़ा बंद करिए तो कैसे टूटने की आवाज़ आ सकती है या आती है। द बोनी लैंडमार्क आर पल्पेटेड इन आ sequential manner as follow: the medial epicondyle is easily palpable at the medial side of the distal end of the humerus as it is subcutaneous throughout and is commonly tender in fracture in children। हड्डियों के मुख्य बिंदुओं लैंडमार्क्स को एक क्रम में इस प्रकार छुआ जाता है। मीडियल एपिकोंडाइल को ह्यूमरस के निचले सिरे के अंदरूनी हिस्से में आसानी से महसूस किया जा सकता है। मीडियल एपिकोंडाइल को ह्यूमरस के निचले हिस्से में आसानी से महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से त्वचा के ठीक नीचे होता है, स्किन के नीचे होता है। बच्चों में फ्रैक्चर होने पर अक्सर इसमें दर्द होता है। Palpating moving upward, one finds a small bony ridge which is covered by the thick origin of the wrist flexor muscles। ऊपर की ओर बढ़ने पर एक छोटी हड्डी की उभार मिलती है जो कलाई की फ्लेक्सर मांसपेशियों के मोटे उद्गम स्थल से ढकी होती है, यानी जहाँ मसल्स निकलती हैं, उद्गम होती है मसल्स, वहाँ पे होती है। वेरी रेयरली अ स्मॉल बोनी प्रोसेस में बी फेल्ट विच इज कंप्रेसिंग द मीडियल नर्व कॉजिंग सिम्टम ऑफ मीडियन नर्व कंप्रेशन। बहुत कम मामलों में हड्डी का एक छोटा उभार महसूस हो सकता है जो मीडियन नर्व तंत्रिका को दबा रहा होता है, जिससे मीडियन नर्व कंप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। द ओलेक्रानियन इज अ लार्ज प्रोसेस ऑफ द सुपीरियर एंड ऑफ द अल्ना एंड अलोंग इट्स लेंथ इट इज सबकुटेनियस इन नेचर। ओलेक्रानोन अल्ना हड्डी के ऊपरी सिरे पर एक बड़ा उभार होता है और यह अपनी पूरी लंबाई में त्वचा के ठीक नीचे होता है। एट इट्स सुपीरियर एंड इट्स वर्सा इज सिचुएटेड। इसके ऊपरी सिरे पर इसका वर्सा स्थित होता है। द अल्नर बॉर्डर ऑफ द अल्ना कैन बी पल्पेटेड थ्रू आउट इट्स इंटायर लेंथ until the level of the ulnar styloid process at the wrist joint। अल्ना हड्डी के किनारे अल्नर बॉर्डर को कलाई के जोड़ पर अल्नर स्टेरॉयड प्रोसेस के स्तर तक पूरी लंबाई में छुआ जाता है। द ओलेक्रानोन फोसा लाइज एट द डिस्टल एंड ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस which accommodates the olecranon during extension of the elbow joint। ओलेक्रानियन फोसा ह्यूमरस के पिछले हिस्से के निचले सिरे पर स्थित होता है, जो कोहनी के जोड़ को सीधा करने के दौरान ओलेक्रानियन को समायोजित करता है। इट इज़ नॉर्मली फिल्ड विथ फैट and is best palpated
विद द एल्बो इन पार्शियल एक्सटेंशन। ये सामान्य रूप से फैट से भरा होता है और कोहनी को आंशिक रूप से सीधा रखने पर इसे सबसे अच्छी तरह महसूस किया जा सकता है। द लेटरल एपिकोंडाइल The lateral epicondyle olecranen is located just lateral to the olecranen and is smaller and less well defined than the medial epicondyle. Lateral epicondyle olecranen के ठीक बगल में होता है और मीडियल एपिकोंडाइल की तुलना में छोटा और कम स्पष्ट होता है। छोटा होता है और थोड़ा स्पष्ट नहीं होता है। Palpating upward, one finds the lateral supracondyle ridge until the deltoid tubercle, which is more well defined and longer than the medial supracondyle ridge. ऊपर की ओर छूने पर लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज मिलती है जो डेल्टाइड ट्यूबरकल तक जाती है। यह मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज की तुलना में अधिक स्पष्ट और लंबी होती है। विद द एल्बो फ्लेक्स्ड टू 90 डिग्री द मीडियल एपिकोंडाइल द टिप ऑफ द ओलेक्रानन एंड द लेटरल एपिकोंडाइल फॉर्म एज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। जब कोहनी 90 डिग्री पर मुड़ी होती है तो मीडियल एपिकोंडाइल ओलेक्रानन का सिरा और लेटरल एपिकोंडाइल मिलकर एक समद्विबाहु यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं। द फॉर्म आ स्ट्रेट लाइन व्हेन द एल्बो इज एक्सटेंडेड। कोहनी सीधी होने पर ये एक सीधी रेखा बनाते हैं। जब एल्बो सीधी होती है तो एक सीधी रेखा बनाते हैं। विद द पेशेंट्स आर्म abducted and the elbow held fixed in 90 degree if he can perform supination and pronation more than 3/4 of the radial head can be palpable। जब मरीज का हाथ बाहर की ओर हो और कोहनी 90 डिग्री पर मुड़ी हो और वह सुपिनेशन और प्रोनेशन कर सके तो रेडियल हेड का 3/4 से अधिक हिस्सा महसूस किया जा सकता है। ये जो रेडियल बोन है उसका। दिस में बी सीन इजी इन रेडियल हेड डिसलोकेशन। इसे रेडियल हेड के डिसलोकेशन यानी अपनी जगह से हट जाने में आसानी से देखा जा सकता है। सॉफ्ट टिश्यू पल्पेशन कैन बी divided into 4 zones, namely the medial area, the posterior aspect, the lateral aspect and the anterior aspect। सॉफ्ट टिश्यू यानी कोमल ऊतक की जांच को 4 जोन में बांटा जा सकता है। मीडियल एरिया, पिछला हिस्सा, बाहरी हिस्सा, सामने का हिस्सा, इन 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इन द मीडियल जोन द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर टू बी palpated is the ulnar nerve, which is located into sulcus behind the medial epicondyle and the olecranon। मीडियल जोन में सबसे महत्वपूर्ण संरचना जिससे महसूस किया जा सकता है वह है अल्नर नर्व। यह मीडियल एपिकोंडाइल और ओलेक्रानोन के पीछे बनी हो खांचे में स्थित होती है। This vein roll between the fingers is round, soft and tubular in nature। उंगलियों के बीच घुमाने पर यह गोल, मुलायम और नली जैसी महसूस होती है। गोल, मुलायम और नली जैसी महसूस होती है। The nerve vein roll against the ulnar groove
elicits a funny bone sensation. जब इस नर्व को अल्नर नर्व के खिलाफ घुमाया जाता है तो फनी बोन जैसा महसूस होता है. इट मे बी थिकनेड इन नियरली इंडिकेशन ऑफ लेप्रोसी. कुष्ठ रोग के शुरुआत लक्षणों में यह मोटी हो जाती है. The nerve may be injured in a supracondyle fracture or in case of direct trauma. सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर या सीधी चोट लगने पर इस नर्व को नुकसान पहुंच सकता है. रिस्ट फ्लेक्सर प्रोनेटर मसल्स ग्रुप. दिस ग्रुप मेनली कंसिस्ट of four muscles, namely the posterior teres, flexor carpi, radius, palmaris longus, and flexor carpi ulnaris, all of which originate as a common conjoined tendon from the medial epicondyle. रिस्ट फ्लेक्सर प्रोनेटर मसल्स ग्रुप. इस ग्रुप में मुख्य रूप से 4 मांसपेशियां होती हैं: प्रोनेटर टेरेस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियस, पल्मोरिस लॉन्ग्स और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस. ये सभी मीडियल एपिकोंडाइल से एक कॉमन टेंडन के रूप में निकलती हैं. दिस origin may be strained in activities requiring pronation such as tennis and golf or using a screwdriver. टेनिस, गोल्फ या स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल करने जैसी प्रोनेशन वाली गतिविधि में इस जगह पर खिंचाव आ सकता है. The pronator teres is not supraradially palpation as it is deep and covered by other muscles. प्रोनेटर टेरेस को अलग से महसूस नहीं किया जा सकता क्योंकि यह गहराई में होती है और अन्य मांसपेशियों से ढकी होती है. द फ्लेक्सर कार्पी रेडियस इज टेस्टेड बाई आस्किंग द पेशेंट टू मेक अ फर्स्ट एंड रेडियली deviate the wrist first, followed by palmar flexion of the wrist when it is palpated just radial to the palmaris lung at the wrist. फ्लेक्सर कार्पिस रेडियस की जांच करने के लिए मरीज में से मुट्ठी बनाने और कलाई को रेडियल दिशा में मोड़ने के लिए कहा जाता है और फिर कलाई को हथेली की तरफ मोड़ने के लिए कहा जाता है. इस दौरान कलाई पर पामरिस लॉन्गस के ठीक रेडियल हिस्से को छूकर पल्पिट करके देखा जाता है. द पामर लॉन्गस इज टेस्टेड एज डिस्क्राइब इन चैप्टर 4 ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द हैंड एंड रिस्ट. ओके, बोले कि इसको चैप्टर 4 में बताया गया है, रिस्ट और कलाई वाले में. Finally, the flexor carpi ulnaris can be tested by the patient making first the muscles stand up out on the ulnar side of the palmaris longus just proximal to the pisiform. आखिर में फ्लेक्सर कार्पिस अल्नेरिस की जांच मरीज से मुट्ठी बनवाकर की जा सकती है. ये मांसपेशी पामरिस लॉन्गस के ऊपर अल्नर साइड पर फिसीफॉर्म हड्डी के ठीक ऊपर प्रॉक्सिस उभर कर दिखाई देती है. रेंज ऑफ मोशन. एक्टिव रेंज ऑफ मूवमेंट्स
एक्टिव मूवमेंट की रेंज। दिस इज evaluated by the patient moving the elbow without assistance। इसे तब जांचा जाता है जब मरीज बिना किसी मदद के अपनी कोहनी को हिलाता है। फ्लेक्शन इज पॉसिबल अप टू 135 डिग्री when the patient tries to bend his hand and extension is usually possible to 0 डिग्री। जब मरीज अपना हाथ मोड़ने की कोशिश करता है तो 135 तक फ्लेक्शन मुड़ना संभव होता है और आमतौर पर 0 डिग्री तक एक्सटेंशन यानी सीधा करना संभव होता है। इट कैन नॉट बी डन बियॉन्ड दिस बिकॉज ऑफ बाइसेप्स मसल टेंशन। बाइसेप्स मांसपेशी के खिंचाव के कारण इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है। supination and pronation are tested by the patient holding a pencil which is used as a marker it in the first of the arm with the flexed elbow। supination और pronation की जांच करने के साथ ही में पेंसिल पकड़वाकर की जाती है। हाथ में पेंसिल पकड़वाकर की जाती है। कोहनी को मोड़कर मुट्ठी में पकड़ी गई पेंसिल को इस्तेमाल मार्कर के तौर पर किया जाता है। मार्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। द पेशेंट इज देन आस्क्ड टू कैरी आउट प्रोनेशन एंड सुपिनेशन विच आर नॉर्मली पॉसिबल टू 90 डिग्री इन इधर डायरेक्शन। इसके बाद मरीज से प्रोनेशन और सुपिनेशन करने के लिए कहा जाता है जो आमतौर पर दोनों दिशाओं में 90 डिग्री तक संभव होता है। These movement may be decrease in radioulnar synostosis or certain affection of the wrist एंड द एल्बो। रेडियो अल्नर साइनोस्टोसिस या कलाई और कोहनी की कुछ खास बीमारियों में ये मूवमेंट कम हो सकता है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन दीज आर टेस्टेड ओनली व्हेन द पेशेंट इज अनएबल टू परफॉर्म द एक्टिव टेस्ट। पैसिव मूवमेंट की रेंज उनकी जांच तभी की जाती है जब मरीज एक्टिव टेस्ट करने में असमर्थ होता है। ऑल ऑफ दीज मस्ट ऑलवेज बी टेस्टेड विद द एल्बो बिसाइड द पेशेंट बॉडी एट द वेस्ट। इन सभी की जांच हमेशा मरीज के शरीर के बगल में कमर के पास कोहनी रखकर की जानी चाहिए। मतलब कोहनी कमर के पास कोहनी रख कर की जानी चाहिए जो भी टेस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ामिनेशन ऑफ एल्बो हो गया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एग्ज़ामिनेशन ऑफ रिस्ट। ठीक है, तो हम रिस्ट को पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आगे एक सूचना है, यदि आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उस मेडिकल स्टोर को फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो टेलीमेडिसिन एक कोर्स होता है। इसको करके आप आराम से फार्मा क्लिनिक के रूप में अपने स्टोर मेडिकल स्टोर को चला सकते हैं और डॉक्टर से ऑडियो वीडियो पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट में होता है। इसकी फ़ीस 25,000 रुपये है। ठीक है, तो ये एक सूचना थी। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे होल्ड करते हैं। ठीक है क्लास, ओके।